हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कल ही आरबीआई असिस्टेंट 2021 का रिजल्ट आ गया है। उसका थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं कि कौन से ऑफिस से कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, और ये जो सिलेक्शन रेशो है हर ऑफिस के लिए अलग क्यों है। ठीक है, जैसे हाउ मेनी कैंडिडेट्स गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफिस, ये नंबर मतलब अभी क्या है, एग्ज़ाम हो गया है, जो पास हो गए या फेल हो गए उनको इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक हमें क्यूरियोसिटी होती है कि ये कैसे प्रोसेस होता है। वो अगर आप जान गए तो मतलब आपके दिमाग में जो चलते रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे क्यों ज़्यादा लिया, तो ऐसे क्वेरी आती रहती है मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते, यानी कि किसी ने क्वेरी पूछ ली तो फिर मैं उसको ये वीडियो सेंड कर दूंगा, अदरवाइज एवरी टाइम मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ता है। वाई सिलेक्शन रेशो इज़ डिफरेंट फॉर ईच ऑफिस एंड नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2-3 पोल किए थे, कुछ लोगों से बात भी किया था। तो 26 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो उन लोगों को ऐसे ना लगे कि हम पे इनजस्टिस हुआ है। ये इनजस्टिस बहुत कम होता है, मतलब वो ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 1 लाख लोग हैं तो सारे लोगों को सेम बेनिफिट होगा। ऐसा प्रोसेस या ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है जहाँ पर मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिले। कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। आपने देखा है क्लरिकल एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो कुछ लोगों को लगा हमारे मार्क्स ज़्यादा कम हो गए। एसएससी में होता है, रेलवे में होता है, तो वो कैसे होता है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो ये है, तो काफ़ी मुझे दिक्कत आई थी। मैंने ग्रुप पे भी पूछा था कि ये गिन के मुझे बताओ, लेकिन वहाँ पे 8-10 हज़ार लोग हैं, लेकिन किसी ने बताया नहीं। लोगों को लगता है चलो कहाँ टाइम पास करें, लेकिन अभी ये मेरा काम है, इसलिए फिर मैंने, कुछ लोगों ने बताया भी था तो, लेकिन मैंने हर पेज पे वो नंबर काउंट किया है। तो जो लोग बताए मुझे, अगर मेरा कुछ नंबर गलत होगा तो मैं आपको एक सिस्टम बता देता हूँ कैसे था। पहले पेज पे नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 200 नंबर थे फर्स्ट पेज पे। उसके बाद फिर 240 थे, और कहीं कहीं 248 भी नंबर थे, और एक लाइन में अगर आप देखेंगे तो 8 नंबर थे। ठीक है, बस ये क्यूरियोसिटी के लिए, अदरवाइज एग्जाम पर्पज़ के लिए इसका कोई यूज़ नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिलेक्शन रेशो जो है वो है 1:10। ठीक है, डिसाइड किया हुआ सिलेक्शन रेशो क्या है, 1:10 है। तो फिर इतना डिफरेंस क्यों आया है? कई जगह पे 11.5 के रेशो से लिया है। अभी आप देखेंगे ये दोनों ऑफिसेस में सेम सीट है, 31-31। तो आइडियली दोनों जगह पे सेम नंबर सेलेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 91 स्टूडेंट का यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 26 है, मतलब यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 26 है, स्टिल यहाँ पे ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ। ये क्यों हुआ है? ये क्यूरियोसिटी होना एक नेचुरल थिंग है, तो मैं उसका यहाँ पर आंसर दे दूंगा। और अगर आप सेम देखेंगे तो पटना ऑफिस में जो रेशो है वो सबसे हाईएस्ट है, 13.3, एंड भुवनेश्वर ऑफिस में सबसे कम है। अदरवाइज यहाँ पे 12 का रेशो है, लेकिन आइडियली जो रेशो है सिलेक्शन रेशो वो 1:10 है। तो फिर ऐसा डिफरेंस क्यों आता है ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और जो नंबर है आप देख लीजिए, सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन कानपुर लखनऊ से हुआ है, उसके बाद मुंबई है। तो ये नंबर अपने अपने ऑफिस के आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक शिफ्ट है 1, 2 एंड 3। अभी क्या है ना, ये इस पे मार्क्स प्लॉट किए जाते हैं। मान लीजिए ये नंबर लाइन है, यहाँ पर मार्क्स प्लॉट किए जाते हैं। तो वहाँ पे पकड़ लीजिए, यहाँ पर आप लोअर साइड पकड़ लीजिए एंड यहाँ पर हाइयर साइड पकड़ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर प्लॉट करेंगे। एंड ये मीडियन आता है, मीडियन यानी कि बीच वाला। ठीक है, मीडियन यानी कि बीच वाला नंबर। तो ये नंबर प्लॉट किए हर शिफ्ट के। तो मान लीजिए पहले शिफ्ट में मीडियन है 70, यानी कि जितने लोगों ने दिए हैं मार्क्स उसके अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर से लगा लेंगे तो बीच वाला जो स्टूडेंट है उसके 70 मार्क्स है, यहाँ पर 72 मार्क्स है, यहाँ पर 68 मार्क्स है, यानी कि ये इजी शिफ्ट है और ये डिफिकल्ट शिफ्ट है। उसके बाद हम हाइयर मार्क भी देखेंगे। हाईएस्ट मार्क ये कितना है, 96 है, यहाँ पे 97 है, यहाँ पे 94, यानी कि ये यहाँ पे इजी शिफ्ट है, ये डिफिकल्ट शिफ्ट है। तो अभी ये क्या करेंगे, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ क्या है। तो तीनों को इक्वल किया जाएगा। इक्वल किया जाएगा मतलब आप पकड़िए, ये ग्राफ पे ये ग्राफ को शिफ्ट किया जाएगा और सबके मार्क्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट किए जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली एडजस्ट किए जाएंगे। यहाँ पे क्या देखते हैं, हाईएस्ट मार्क देखते हैं, मीडियन मार्क देखते हैं, एवरेज मार्क देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब है ये जो बीच वाली लाइन है मीडियन के, इसके ये साइड पे और ये साइड पे, यानी कि ये एरिया कवर करता है 63.8% पॉपुलेशन को। तो ये जो मार्क है, ये मार्क, तो ये भी मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, ये भी मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो
तो ये तीनों को क्या किया जाएगा, इक्वल किया जाएगा। इसका मतलब है ये डिफिकल्ट शिफ्ट है तो इसके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे। ये किसी को भी एक स्टैंडर्ड पकड़ें, जैसे मान लीजिए अगर हमने इसको स्टैंडर्ड पकड़ लिया तो ये डिफिकल्ट शिफ्ट है तो इनके मार्क्स ज़्यादा है तो इनके मार्क्स कम किए जाएंगे, ठीक है। और ये आप मान लीजिए कि यहाँ पर इनजस्टिस नहीं होता है, जिस कोई ना, जैसे मान लीजिए अगर हमने स्टैंडर्ड पकड़ लिया इजी शिफ्ट को तो जिसका डिफिकल्ट मार्क है उसको बढ़ाया जाएगा। तो किसी पे भी इनजस्टिस यहाँ पर नहीं होता है, ये आप खुद को बता लीजिए। अदरवाइज किसी को ऐसा लगेगा मेरा शिफ्ट डिफिकल्ट था तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, वो उसको एडजस्ट करते हैं। अभी देखिए रेलवे में एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से रेलवे चलता है, तो आईबीपीएस में भी ये फॉर्मूला का यूज हो सकता है। तो ये एक फॉर्मूला है, ये है नॉर्मलाइज मार्क ऑफ द जेथ कैंडिडेट इन द 8 शिफ्ट। यानी कि जैसे मान लीजिए 10 शिफ्ट है तो ये पर्टिकुलर शिफ्ट में पर्टिकुलर कैंडिडेट के मार्क कितने आएंगे वो किया है। तो एवरेज मार्क ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट, मतलब इसका मतलब है अगर 1000 लोगों ने एग्जाम दिया तो 0.1% मतलब 1 हो गया, 10,000 दिया ने तो 10 हो गए, 1 लाख हो गया तो 100 हो गए। तो अगर 1 लाख लोगों की शिफ्ट है तो जो टॉप के 100 लोग हैं उनका एवरेज लिया जाएगा। इसका ये करने का पर्पज़ ये है कि अगर कोई शिफ्ट ईजी होता है तो यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे इनके एवरेज, कोई शिफ्ट डिफिकल्ट होता है तो इनके मार्क्स कम आ जाएंगे। तो उसको बेस पकड़ के फिर बाकी सारे लोगों के मार्क्स एडजस्ट किए जाते हैं। ये कहने का पर्पज़ ये है कि अगर कोई शिफ्ट डिफिकल्ट आती है तो वहाँ से सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। सबके मार्क्स एक लेवल पे लाके वो रखते हैं, देन उसके बेसिस पे ये सिलेक्शन हो जाता है। तो जिनका शिफ्ट डिफिकल्ट था वो बिल्कुल ही ऐसा मत सोचिए कि हम पे इनजस्टिस हुआ है। इनजस्टिस यहाँ पर 99.9 केस में नहीं होता है। तो अभी देखते हैं कि वो जो डिफरेंट रेशो था वो क्यों हुआ। मैं आपको ये एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे मान लीजिए कि हमारी टोटल सीट है 8 और हमें 3 के रेशो में लोगों को सेलेक्ट करना है, तो आइडियली हमें 24 लोगों को लेना है। जैसे कैटेगरी ए में 2 सीटें तो 6 लोगों को लेना है, कैटेगरी बी में 1 सीट है 3 लोगों को लेना है, यहाँ पे सी में 2 सीटें तो 6 लोगों को लेना है, यहाँ पे 3 सीटें 9 लोगों के देना है। ये है स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ। अभी क्या होता है, हम डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाएंगे तो हमें यहाँ पे 6 लोग लेने थे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, जो 6 नंबर वाला कैंडिडेट है लास्ट वाला उसको 93 मार्क्स है। तो इन लोगों पे इनजस्टिस ना हो इसलिए ये लिस्ट यहाँ तक एक्सटेंड की जाती है। यानी कि यहाँ पे 6 लोगों को लेना था लेकिन 8 लोगों को लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि ये था कट ऑफ लाइन, यानी कि 1:3 रेशो। लेकिन इनके भी मार्क्स 93 है तो वो ये मार्क वाला जो है 93 वाला वो लिस्ट एक्सटेंड की जाती, इसलिए यहाँ पर 6 के जगह पे 8 लोगों को लिया है। सिमिलरली यहाँ पे लेना था 3 लोगों को, तो डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि कट ऑफ था 95। तो इसका मतलब है 95 था लास्ट, तो नीचे वाले जो 95 वाले लोग वो सबको लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर लेने थे 3 लेकिन लिया 6 लोगों को। सिमिलरली यहाँ पर थे 2 सीट थे तो 6 लोगों को लेना था, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, ये पूरे कैटेगरी में सिर्फ 5 ही लोग मिले। इसका मतलब है लोगों को ये पर्टिकुलर कैटेगरी में 6 लोगों को लेना था लेकिन 5 ही लोग अवेलेबल थे, इसलिए 5 लोगों को लिया। तो वो जो भुवनेश्वर में कम था वो यहाँ पे एस टाइप का केस हुआ होगा। अब ये केस में था 3 सीट लेना था 9 लोगों को, तो ये हो गए 3 6 और 9, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 9 मिल गया इसलिए 9 आ गए। और इसका मतलब है टोटल हमें 8 सीट के लिए 3 के रेशो से 24 लोगों को लेना था लेकिन 28 लोगों को लिया। क्यों, क्योंकि जो कट ऑफ डिसाइड होता है वो मान लीजिए 95.5 मार्क्स है, तो उस मार्क पे जितने सारे लोग हैं उसके नीचे सभी को लिया जाता है। इसकी वजह से हर ऑफिस में वो रेशो डिफरेंट आया है, लेकिन स्टैंडर्ड देखेंगे तो वो है 1:10। तो मुझे लगता है आप सबको अभी समझ में आया होगा ये दोनों चीज़ें, नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है और ये हर ऑफिस में अलग अलग रेशो क्यों आया। तो अभी आप, मेरा ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं सारे वीडियोस डालते रहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं, न्यूज़पेपर के कटिंग है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। तो अभी देखिए, अभी आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम हो चुका है, अभी नई साइकिल चालू होने वाली है, तो हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लाया है, अल्टीमेट बी बैंकर। यहाँ पर ऐसा हमारा गारंटी है, हम ये कमिट करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम पूरा फीस वापस कर देंगे। यानी कि आपके लिए विन विन सिचुएशन है, एक तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो पैसे वापस मिल जाएंगे। तो आपको अगर इसके बारे में और जानना है
तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, या फिर यह वेबसाइट आप ये विजिट कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली क्रेडिट ऑफिसर का नोटिफिकेशन आया है बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पे 480 पोस्ट है, 484, और ये फ्रेशर्स के लिए है जिनका एमएससी हुआ है इन एनी सब्जेक्ट, जिनका एमकॉम हुआ है इन एनी सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी आपका स्पेशलाइजेशन हो, और एमए इकोनॉमिक्स वाले, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू वाले, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए है, कोई एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और हमारा कोर्स भी अवेलेबल है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो बस मुझे यहाँ पे इतना ही बताना था, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस और हर ऑफिस में सिलेक्शन रेशो डिफरेंट क्यों है, और आप कौन से शिफ्ट में थे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप कमेंट में बता दीजिए, तो हमें पता चलेगा कि कौन से शिफ्ट से ज़्यादा लोगों का नहीं हुआ है। लेकिन आप ये बात खुद को बता दीजिए कि किसी पे इनजस्टिस यहाँ पर 99.9 केस में नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।